नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज अभी हम लोग वर्ग 10 का भौतिकी पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भौतिकी में हमने समझाया था, बताया था। ऐसे प्रकाश भौतिकी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश में हम लोग कुछ आगे तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग पहुंच चुके हैं प्रकाश किरण और किरण पुंज। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश किरण और किरण पुंज के बारे में। वहीं से हम शुरू करते हैं। प्रकाश किरण और किरण पुंज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का फिजिक्स भौतिकी। कंसंट्रेशन बना करके बात को सुनेंगे, समझेंगे। बहुत इजी वे में इसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ध्यान दें, पिछली कक्षा में जब हमने प्रकाश किरण का चर्चा किया था या किरण पुंज के बारे में बताया था, तो इसको समझा करके बोला था कि आप इसको कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी समझाया था कि क्या होता है। इसको आज हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश किरण यानी कि लाइट रे हो गया, और किरण पुंज यानी कि किरण पुंज कहिए या प्रकाश किरण पुंज कह सकते हैं। लाइट बीम। ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण लाइट रे प्रकाश तो समझ रहे हैं। प्रकाश एक माध्यम होता है, एक कारक होता है, जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को, किसी सामग्री को, किसी वस्तु को या एनीथिंग एल्स को हम देख पाते हैं। और प्रकाश के साथ किरण जुड़ा हुआ है। किरण हम लोग पढ़े हुए हैं, ज्यामिति में, रेखा गणित में किरण की चर्चा होती है गणित में। तो यहाँ पर किरण का मतलब ही वही है, एक छोटा पार्ट। जैसे किरण हम लोग गणित में पढ़ते हैं, तो ऐसे तो वहाँ पर सबसे पहले ज्योमेट्री में बिंदु हम लोग पढ़ते हैं, और बिंदु को जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, यानी कि बिंदुओं का जो समूह होता है, उससे हम रेखा बनाते हैं। रेखा में एक बिंदु को कांस्टेंट करके और एक बिंदु को आगे की ओर अनंत रूप से हम बढ़ाएं तो रेखा किरण मिलता है, और जब दोनों रेखा का पार्ट हम कांस्टेंट कर दें तो हम लोग को रेखा खंड मिलता है। ठीक उसी तरह से प्रकाश किरण, तो किरण भी यहाँ पर प्रकाश का एक छोटा अंश होता है, एक छोटा भाग होता है, जिसके द्वारा प्रकाश के दिशा का निर्धारण होता है। पिछली क्लास में बताया था कि जैसे घर में खपड़ा का घर हो या झोपड़ी हो, तो उसमें अगर छोटा छिद्र होता है तो सूर्य जब निकलता है, सूर्य जब धूप ज़्यादा होता है, प्रकाश सूर्य से निकल रहा होता है, तो उससे आने वाली किरणें वहाँ पे जो जैसे प्रवेश करती है कमरे में, तो उस किरण को देख करके, उस छोटे से आने वाले प्रकाश स्रोत को, छिद्र से आने वाले प्रकाश को देख करके हम दिशा निर्धारित कर लेते हैं कि सूर्य अभी किस दिशा में है। उससे हम आसानी से बना लेते हैं। नहीं तो हम बड़े पैमाने पर जब प्रकाश ज़्यादा होता है, उस स्थिति में हम प्रतिबिंब के द्वारा निर्धारित करते हैं, लेकिन अभी प्रतिबिंब की बात नहीं है। तो प्रकाश किरण क्या होगा? तो किसी प्रकाश स्रोत से, किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाले प्रकाश का वह सबसे छोटा अंश या वह सबसे छोटा भाग जिसके द्वारा स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के दिशा का निर्धारण होता है, प्रकाश किरण कहलाता है। यानी कि प्रकाश किरण किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का एक छोटा भाग होता है, जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के दिशा का निर्धारण करता है। इसको हम
बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले क्लास में बताए थे, जैसे टॉर्च लेकर के उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं कार्डबोर्ड की सहायता से। अब इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग जिसके द्वारा प्रकाश की दिशा का निर्धारण होता है प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक, और इन्हीं प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसको हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पुंज को देहाती भाषा में यही अपभ्रंश हो जाता है तो इसको पूंज कहा जाता है। पूंज जैसे कोई चीज जब ज्यादा मात्रा में होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो जब बृहत मात्रा में अधिक मात्रा में कोई सामग्री इकट्ठी कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है, तो उसको हम पुंज कहते हैं। और वही पुंज के रूप में जो आता है, तो यहाँ पे हमको जानना है प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर अब क्या जमा होगा, प्रकाश किरण जमा होगा। यानी कि प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसी को हम किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज, लाइट बीम। यानी कि प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहलाता है। यानी कि प्रकाश किरणों का यह समूह होता है जो प्रकाश पुंज के रूप में, किरण पुंज के रूप में निर्धारित किया जाता है। अब यह प्रकाश पुंज को हम बांटे हैं 3 भागों में, यानी कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला समांतर किरण पुंज, यानी कि पैरेलल लाइट बीम। इसको समझाते हैं, आप आसानी से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। केवल हम इसको एक डायग्राम के द्वारा दिखा देते हैं, आप डायग्राम को बना सकते हैं। समझ जाइए, हम बोल रहे हैं इससे आप समझ जाएंगे। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें
किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के जब समांतर होती हैं तो उस किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे किसी सर्च लाइट से निकली हुई प्रकाश किरण पुंज, जब किसी सर्च लाइट से प्रकाश किरण पुंज हम निकालते हैं तो बहुत दूरी तक समांतर वह किरण जाती है, तो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ यह एक सर्च लाइट हो गया, यहाँ बल्ब है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें टकराएंगी और यह सीधा जाती हैं, तो इसको हम कहेंगे यह जितनी भी किरणें हैं यह एक दूसरे के समांतर है, तो इसको कहेंगे कि यह क्या है, समांतर किरण पुंज है। यह समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। आप एक बार और इसको समझ लें, सुन लें। इसमें हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम बना लेंगे। प्रकाश किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब एक दूसरे के समांतर होती है तो उस किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी हो गया कि जब अलग अलग स्रोतों से प्रकाश किरणें आकर के एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है तो उस किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि इसको कहते हैं कन्वर्जेंट लाइट बीम। हम लिखेंगे प्रकाश किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें अलग अलग स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो उस किरण पुंज को, यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित होने वाली किरणों के समूह को, किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि अलग अलग स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखें कि मान लेते हैं कि इधर से कोई प्रकाश किरण आया, 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 इधर से आया। यह अलग अलग क्षेत्रों से प्रकाश किरण आकर के देखिए एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, तो इस किरण पुंज को हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब यह तो टॉर्च के लिए हमने बता दिया, इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एकदम सामान्य तरीका है। आप इसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि रात का समय है, अंधेरा धूप एकदम है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का 1 रुपया 5 रुपया चाहे कुछ भी कोई सामान अगर मिस कर जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको अगर 5 आदमी 7 आदमी या जितना भी लोग है अगर टॉर्च लेकर के अलग अलग दिशाओं में खोजने लगता है। अगर किसी एक को मान लेते हैं कि रात के समय में कोई छिपकली ही मिल गया या कोई बिच्छू है, उसको अगर करना है, देखना है, तो उसी को ढूंढने के लिए अगर एक आदमी किसी को दिखाई देता है और जैसे ही वह बोलता है कि यह सामग्री यहाँ पर है, तो उस स्थिति में जितने भी लोग होते हैं उन सब के हाथ में जो भी प्रकाश स्रोत टॉर्च होता है उस सब का लाइट उसी वस्तु पर चला जाता है जहां वह दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु है और 5 टॉर्च है, पांचों केंद्रित हो गए यहाँ पे, तो 5 स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गई तो इस स्थिति में इस किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो यह हो गया अभिसारी किरण पुंज। और इसके बाद तीसरा इसका प्रकार है
अपसारी किरण पुंज, इसको हम देखेंगे। इसका तीसरा जो प्रकार है वह है अपसारी किरण पुंज। ध्यान दें, अपसारी में क्या होता है, जैसे इसका अभिसारी का यह ठीक उल्टा होता है। अभिसारी में है कि अलग अलग प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो इस किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी में क्या होता है कि एक किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल करके जब अलग अलग दिशाओं में वितरित हो जाती है, फैल जाती है, तो अपसरित हो जाती है, तो उस प्रकाश किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जिसको डाइवर्जेंट लाइट बीम भी हम कहते हैं। यानी कि अब अपसारी किरण पुंज, यानी इसको कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट बीम। इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें एक प्रकाश स्रोत से एक बिंदु से निकलने वाले प्रकाश से निकल करके प्रकाश किरणें जब भिन्न भिन्न दिशाओं में वितरित हो जाती है तो उस किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें किसी एक प्रकाश स्रोत के एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब अलग अलग भिन्न दिशाओं में वितरित हो जाती है तो वह किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, जैसे हम रात के समय में अपने घर में बल्ब लगाते हैं तो बल्ब तो एक ही लगता है, लेकिन उससे निकलने वाले प्रकाश किरण पूरे चारों तरफ फैल करके पूरे कमरे को उजाला कर से भर देता है। जैसे दिन के समय में एक अकेला सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पूरे सृष्टि को प्रकाशित कर देता है, पूरे प्रकृति को प्रकाशित कर देता है, उससे निकलने वाली प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में वितरित हो जाती है। तो यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहां से निकलने वाला प्रकाश आपको भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो इसको कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज। यानी कि जब एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, वितरित हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब देखिए, प्रकाश किरण हम जान लिए कि वह दिशा का निर्धारण करता है, उसके समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। इसके माध्यम को जान चुके हैं, प्रकाश को जान चुके हैं, प्रकाश निकल रहा है तो उस स्थान को जानते हैं जहां से वह प्रकाश निकल रहा है। जिस पदार्थ से होकर के वह जा रहा है उसको भी हम जान लिए कि वह कौन सा पदार्थ होता है। अब हम जानेंगे कि जब प्रकाश निकल रहा है इसके दिशा को भी बताना है, तो इसके दिशा को बताने के लिए जो ज्यामितीय निरूपण करते हैं इसको निर्धारित करने के लिए, उसको कहते हैं किरण आरेख। यानी कि रे डायग्राम, किरण आरेख। हमको जानना है कि किरण आरेख क्या होता है। किरण आरेख का मतलब हो गया कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण का वह ज्यामितीय निरूपण जिसके द्वारा प्रकाश किरण का दिशा का पता चलता है कि प्रकाश किरण किधर से आ रहा और किधर को जा रहा है, वह ज्यामितीय निरूपण किरण आरेख कहलाता है। यानी किरण आरेख क्या है, तो किरण आरेख किसी प्रकाश किरण का एक ज्यामितीय निरूपण है जो यह बताता है कि प्रकाश किरण की दिशा क्या है, प्रकाश किरण किस प्रकाश स्रोत से किस दिशा से निकल रहा है और किस दिशा में जा रहा है। वहां उसका जो तीर का निशान होता है, जो रे होता है, वहीं उसके डायरेक्शन को, उसके दिशा को निर्धारित करता है। यानी कि किरण आरेख हम जानेंगे कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, तो बिना किरण आरेख को जाने हुए अगर हम नहीं आरेख का निर्धारण करते हैं तो हम लोग को आगे जो प्रतिबिंब बनाएंगे, जब कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो किरण आरेख बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे उसका डायरेक्शन बताना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा पता नहीं चलेगा कि प्रकाश किरण किधर से आ रहा है और किधर को जा रहा है। यानी कि यह हो गया किरण आरेख।
रे डायग्राम, इसको हम कह सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण का वह ज्यामितीय निरूपण जिसके द्वारा, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण का वह ज्यामितीय निरूपण जिसके द्वारा प्रकाश किरण के दिशा का निर्धारण किया जाता है या दिशा का निर्धारण होता है, वह किरण आरेख कहलाता है। वह किरण आरेख कहलाता है। फिर से एक बार सुन लें। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण का वह ज्यामितीय निरूपण जिसके द्वारा प्रकाश किरण के दिशा का निर्धारण होता है, वह किरण आरेख कहलाता है। अब देखिए, जैसे यह प्रकाश किरण हो गया, यहां से यह प्रकाश स्रोत हो गया, निकल रहा है, यहां पे हमने एरो लगा दिया तो इसका दिशा पता चल गया कि इधर से इधर की ओर यह जा रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है किरण आरेख। किरण आरेख को जानना, इसी के द्वारा हम काम भी करते हैं। अब यहां आगे हम लोग को जानना है कि प्रकाश की क्रिया, यानी कि प्रकाश जब निकलती है तो यह कितनी प्रकार की क्रिया संपन्न करती है। यानी कि प्रकाश का वर्क, प्रकाश का कार्य, तो प्रकाश का तो काम तो बहुत है, वह तो वर्क हो गया, वह ऊर्जा के रूप में काम करती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा का रूप कैसे है, प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है, तो क्योंकि प्रकाश जो भी हमें प्राप्त होता है वह किसी न किसी ऊर्जा का भी परिवर्तित रूप होता है। जैसे अगर हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में भी जो ऊर्जा मिलता है वह कहीं ना कहीं विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तित रूप होता है। जो विद्युत हमें मिलता है वह भी कहीं ना कहीं यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तित रूप होता है। दिन के समय सूर्य से हमें जो प्रकाश मिलता है वह सूर्य के नाभिक में, उसके क्रोड में, उसके बाहरी कक्षा में या सूर्य की सतह पर होने वाले संलयन अभिक्रिया यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तित रूप होता है। तो इन सारे परिवर्तित कारणों से ही, यानी किसी न किसी ऊर्जा के परिवर्तन से ही हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो अगर आपका यह क्वेश्चन होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, यह आपका क्वेश्चन हुआ, ऊर्जा है कैसे। हाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, कैसे। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा भी, किसी पदार्थ की ऊर्जा जो है वह संरक्षित रहती है। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन का जो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा है वह हमारे शरीर में आया, वह शरीर की जो स्थितिज ऊर्जा है वह हमारे ध्वनि ऊर्जा के रूप में, हमारे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो यह सारी, यानी कि अभी हमको इससे प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो रही, लेकिन कहीं से भी जो भी हमें प्रकाश मिलता है, वह चाहे बल्ब से मिले, वह चाहे सूर्य से मिले, वह चाहे लैंप से मिले, वह चाहे मोमबत्ती से मिले, कहीं से भी मिले, आप उसको देखेंगे तो आपको जो भी प्रकाश मिल रहा है वह किसी न किसी ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होता है। जैसे लैंप, लालटेन ही आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें किरोसिन तेल में, उसके मोम में संचित स्थितिज ऊर्जा आपको प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सूर्य में जो होने वाली नाभिकीय ऊर्जा होती है वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। जैसे बल्ब हम जलाते हैं तो वहां पे या तो आप बैटरी से जलाइएगा, नहीं तो विद्युत से जलाइएगा। तो बैटरी से जलाइएगा तब भी उसको आप विद्युत में कन्वर्ट करके तब प्रकाश को लेते हैं, तो वहां भी बैटरी में संचित आपको जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश किसी न किसी ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होता है, जो किसी ऊर्जा से परिवर्तित होकर के हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। जैसे, और उदाहरण के तौर पे अभी जो हमने बताया कि सूर्य में होने वाली नाभिकीय ऊर्जा से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। बल्ब विद्युतीय ऊर्जा से, बल्ब प्रकाश ऊर्जा, बल्ब जो प्रकाश देता है वह विद्युतीय ऊर्जा का परिवर्तित रूप होता है। लैंप, लालटेन जो जलाते हैं उसमें किरोसिन तेल में, मोम में उपस्थित संचित
स्थिति ऊर्जा का वह परिवर्तित रूप होता है। यह इस तरह से हम बता सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से प्रकाश एक ऊर्जा है। अब यहां पे प्रकाश की क्रिया, प्रकाश की कौन कौन सी क्रिया होती है। अगर प्रकाश स्रोत से निकल गया, बाहर आया, पदार्थ से वर्क करेगा, क्रिया करेगा, तो उसका कुछ गुण होगा। तो प्रकाश की क्रिया, प्रकाश की क्रिया यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है, यहां से अब आपका काम शुरू हो जाएगा। यहां से आपको जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके लिए अब आप यहां से काम कर सकते हैं। तो प्रकाश की क्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ लाइट, यह पहले भी के क्लास में भी एक बार हमने बताया है कि मौखिक रूप से बताए होंगे, जिसमें प्रकाश की क्रिया दो प्रकार से होती है। एक प्रकाश का परावर्तन होता है और एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की दो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। एक हो गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा हो गया प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह प्रकाश की दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिसको हमको 10th क्लास के विषय वस्तु में, 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहले दोनों को डिफाइन करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यहीं पे डिफाइन इसको करते हैं हम, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन यानी कि परावर्तन का मतलब होता है, जैसे परावर्तन अभी और भी आप लोग पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी चूंकि पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है। तो परावर्तन का मतलब होता है कि किसी आधार से टकरा करके लौटना। परावर्तन का सीधा मतलब होता है टकरा करके लौटना, यानी कि कौन लौट रहा है यहां पे? प्रकाश। प्रकाश किसी स्रोत से निकला, निकल करके माध्यम से गमन किया, जब उसको कोई आधार मिलेगा, टकराएगा, टकराएगा तो पहले तो अब प्रयास करेगा कि हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर उसके लिए उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी तो वहां से वह लौट जाएगा। जब लौट जाएगा तो उस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन, यह अभी हम समझा रहे हैं कि कैसे यह होता है। डिफाइन करेंगे तो थोड़ा इसी शब्द को बढ़िया से हम अरेंज करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अब जैसे प्रकाश निकला, टकराना तो है ही, अगर कोई मिलता है रास्ते में तो उसे टकराएगा, और टकरा करके उसके अनुकूल मिल गया तो वह आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, लेकिन टकराया है, उसके अनुकूल भी मिला है कि उसको आगे लेकर के जा सकता है। लेकिन अगर बदलाव होता है पदार्थ में तभी जा करके, जैसे हम ही हैं, कोई भी व्यक्ति ही है, एक जगह पे है, किसी एक जलवायु में है, और जब वह दूसरी जगह जाता है तो यहाँ के जलवायु से जब वहाँ का जलवायु परिवर्तित होता है तो उसके तबीयत पर उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो जब प्रकाश चल रहा है, रास्ते में कुछ ऐसा मिला जिससे वह टकराया, लेकिन यह पहले जिससे गुजर रहा था उस टाइप का वह नहीं है, वह दूसरा टाइप है। चला तो जाएगा अनुकूल है तो, लेकिन वह अपने पथ से विकृत हो जाएगा, वो अपने पथ से बदल जाएगा। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र से कोई अगर अंग्रेजी भाषा वाले क्षेत्र में चला जाता है, भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र से कोई अगर हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में चला जाता है, तो थोड़ा बहुत अपने में परिवर्तन लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो समाज रहता है, जो सिस्टम रहता है, उसके अनुसार हम खुद को नियंत्रण करते हैं। वही चीज यहाँ प्रकाश के लिए भी है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश निकला स्रोत से, आगे आया, उसको माध्यम मिला, टकराया, टकरा करके आगे बढ़ने लायक माध्यम नहीं है तो लौट गया।
तो उस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश चल रहा है, टकराया, लेकिन उसके लिए कुछ अनुकूल माध्यम मिल रहा है तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने पर भी वो अपने रास्ते से अलग हो जाएगा। उस क्रिया को हम कहते हैं अपवर्तन। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे अरेंज करेंगे, डिफाइन करेंगे। ध्यान दें, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण किसी आधार से टकराकर जब वापस लौटती है तो उसके वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यहां पर लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण का किसी आधार से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण का किसी आधार से टकराकर वापस लौटना लिख सकते हैं, या टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को, लौटने की क्रिया को। मतलब डिफाइन अपने से करना है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो हम जानते हैं, जो याद है उसी के अनुसार काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे, परावर्तन का मतलब लौटना होता है। तो प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलता है, निकलेगा, किसी आधार से टकराएगा, टकरा करके वापस लौटेगा, तो उसको, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण का किसी आधार से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या इसको और बेहतर कर सकते हैं, वापस लौटने की क्रिया, वापस लौटने की क्रिया। चूंकि हम तो प्रकाश की क्रिया ही पढ़ रहे हैं, तो इसको हम मिला देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, यह जो प्रकाश का परावर्तन होता है, यह दो आधार से होता है, सबसे नहीं होता है। कौन कौन से होता है? तो एक होगा अपारदर्शक पदार्थ से और दूसरा होगा दर्पण से। यानी अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन की क्रिया, ऐसे इसको, चूंकि एक स्टेप खत्म हो गया तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, तो जगह इसको थोड़ा सा नहीं होता है, तो बना देते हैं लिखने के लिए, जगह बना देते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं परावर्तन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया अपारदर्शक पदार्थ एवं दर्पण के द्वारा ही संपन्न होती है, संपन्न होती है। जैसे अपारदर्शक भी आप पढ़ चुके हैं, दर्पण नहीं पढ़े, आगे हम लोग को पढ़ना है कि दर्पण, हम लोग दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसे बनाते हैं, यह सब हम लोग जानेंगे। तो परावर्तन की क्रिया जो होती है वह अपारदर्शक पदार्थ के द्वारा होती है,
क्योंकि अपारदर्शक पदार्थ के द्वारा कोई प्रकाश आगे नहीं जा सकता है। या आप पढ़ चुके हैं इसका डिफिनीशन, इसको बताया जा चुका है। दर्पण आपको पढ़ना है, दर्पण से भी प्रकाश आगे नहीं जाता, अगर जाता तो आपका उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। सिंपल सी बात है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण तो जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। तो अगर पूछा जाए कि परावर्तन की क्रिया किन पदार्थों से होती है, तो आप बताएंगे अपारदर्शक पदार्थ से होती है और दर्पण से होती है। दर्पण के द्वारा कौन सी प्रकाश की कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो वह होती है प्रकाश के परावर्तन की क्रिया। आगे हम यह भी पढ़ेंगे कि अपारदर्शक पदार्थ के द्वारा जब व्यतिकरण विवर्तन हम लोग पढ़ेंगे आगे 12 में, तो वहां पर हम लोग जानेंगे और भी क्रियाएं संपन्न होती है प्रकाश की। अभी तो यहाँ पे परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, वहां पे जाएंगे हम लोग तो वहां पे प्रकाश का अध्ययन हम लोग तरंग के रूप में करेंगे और वहां पे व्यतिकरण विवर्तन आदि का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, प्रकाश माध्यम को क्रॉस तभी करता है, दूसरे पार तभी जाता है वह जब पारदर्शक हो। क्या हो? पारदर्शक हो। आप पढ़े हुए हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया, पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक यानी कि पारभासी भी उसको कहते हैं, जिसमें पारदर्शक को अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शक को ओपेक भी कहते हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि पारभासी एक तो है, अर्धपारदर्शक होता है तो इसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं या ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पारदर्शक मतलब कि किसी पदार्थ को कोई प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण पूरा का पूरा जब पार कर जाए तो उसको कहते हैं पारदर्शक। जब उसका कुछ भी किरण का कुछ पार्ट भी दूसरे तरफ नहीं जाए, थोड़ा सा भी नहीं जाए, उसको कहते हैं अपारदर्शक। और कुछ चला जाए और कुछ रह जाए तो उसको कहते हैं पारभासी या अर्धपारदर्शक, यानी कि आधा भाग जाता है आधा भाग रह जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण, किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण एक प्रकाशिक माध्यम में, एक पारदर्शक माध्यम में चलते हुए जब दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। उस मुड़ने की क्रिया को, उस अलग होने की क्रिया को, डाइवर्ट होने की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। फिर से इसको देखें कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण एक पारदर्शक माध्यम में चलते हुए जब दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलन की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखें, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश किरण, एक समान पारदर्शक माध्यम में चलते हुए जब दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है
प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलन की इस क्रिया को, विचलन की इस क्रिया को विचलन की इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहां परावर्तन की क्रिया दो प्रकार के पदार्थों और पारदर्शक और दर्पण के द्वारा होती है, वैसे ही अपवर्तन की क्रिया भी दो प्रकार के पदार्थों से होती है। कौन कौन? तो एक पारदर्शक से होगा, नहीं तो लेंस के द्वारा होगा। यानी कि अपवर्तन की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया पारदर्शक या लेंस के द्वारा होती है। अपवर्तन की क्रिया पारदर्शक या लेंस के द्वारा होती है। जैसे अब यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो हम यह निर्धारित नहीं कर सकते क्या पूछा जाएगा। कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो जो भी पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि परावर्तन की क्रिया किन पदार्थों से संपन्न होती है, तो आप बता देंगे कि अपारदर्शक से होती है और दर्पण से होती है। अपवर्तन की क्रिया किससे होती है, तो पारदर्शक से होती है और लेंस से होती है। हमेशा याद रखेंगे, जब भी लेंस का नाम आएगा तो अपवर्तन, और जब भी दर्पण का नाम आएगा तो परावर्तन। यह होगा ही होगा। यही हमको प्रकाश में 10th क्लास के विषय वस्तु में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। परावर्तन पढ़ेंगे तो उसमें दर्पण हमको पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें हमको लेंस पढ़ना है। बस ये पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो अब एक पार्ट हम शुरू करते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। देखेंगे कि अब प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो हमने सबसे पहले यह पता किया कि प्रकाश यह एक मुखिया था घर का, जिसके बारे में जान लिया। उस मुखिया के दो जो क्रिया करने वाले, काम करने वाले जो सुपुत्र हैं, एक है परावर्तन और एक है अपवर्तन। अब जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के परिवार में जाते हैं, किसी के गांव में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले उसके पूरे प्रकृति को, उसके पूरे बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते हैं कि यहाँ जा रहे हैं तो हमको वह व्यक्ति किस स्वभाव का मिलेगा। अगर गुस्सैल है, पहले से पता नहीं है, गए और नरमी से पेश नहीं आए तो गुस्सा हो जाएगा, आपका काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमको इस मुखिया प्रकाश के द्वारा दो उसके काम करने वाले संतान हो गए, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। अब दोनों की जन्म कुंडली पहले हम निकालेंगे। अब जो परावर्तन है वह किस किस से जुड़ा हुआ है, उसके अंडर में कौन कौन काम करने वाले हैं, उसके परिवार में कौन कौन है। यह बहुत बड़ा परिवार है प्रकाश, जिसके अंदर में यह आपको दो है। अब इनके अंडर में कौन कौन है, तो एक एक करके पहले इनके परिवार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इसके पारिवारिक सदस्य हैं। उसके बाद, क्योंकि जब हम सबकी जन्म कुंडली जान जाते हैं, सबके बारे में जान जाते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हम सबकी नेचर को, सबके प्रकृति को जान रहे होते हैं। अगर हम नहीं जानते कि आग गर्म होता है, पानी ठंडा होता है, हम नेचर को जानते हैं तभी ना उसके अनुसार काम करते हैं। अगर उसके प्रकृति को नहीं जानते तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो उसी तरह से हम इसके नेचर को, इसके प्रकृति को, स्वभाव को
इसके मेंबर को पहले हम जान लें, क्योंकि जब इसके सदस्य को जान लेंगे तो हमारा काम आसानी से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आइए पहले हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के पद। प्रकाश के परावर्तन के पद। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन में शामिल पदों को चित्र सहित या किरण आरेख के द्वारा निर्धारित करें या उसके बारे में बताएं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के पद यानी कि टर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत आसान है, इतना आसान कि पूछिए मत। अब ध्यान देना यह है कि कभी कभी आसान ही बहुत भारी हो जाता है। हम तिनके को बहुत समझते हैं कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन कहा भी जाता है, रहीम कवि का यह दोहा है, तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़िन आखिन पड़े तो पीड़ घनेरी होए। यानी कि कभी किसी चीज को हल्का है लेकिन हल्का नहीं समझिएगा तब हल्का है, अब ज्यादा हल्का समझ लीजिएगा तो यह ज्यादा भारी हो जाएगा। हवा से हल्का कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हवा अपने पावर में होता है, जब अपने लय में होता है, तब बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़े बड़े जितने शक्तिशाली सामग्री है, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं कि इतना हल्का नहीं समझिएगा कि नहीं आए, हाँ, बस इसको प्रत्येक एक पद को लाइन बाय लाइन आराम से इसको कंसंट्रेट करके इसको देखिएगा, इतना आसान आपको प्रतीत होगा कि आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे हम खाना खाते हैं और खाना को पचाने के लिए हमको कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ता है, हम ऐसे ही हम अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एडजस्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह यह है कि हम बस अपने लय में इसको एक एक पद को देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। परावर्तन का मतलब बताए, टकरा कर लौटना। किसका? प्रकाश का। प्रकाश टकराएगा तो उसके लिए सामग्री चाहिए, प्रकाश निकलता है तो उसके लिए भी स्रोत चाहिए। चलिए, अब यहां पर टकराने के लिए एक जगह चाहिए, आधार चाहिए, पद का हम व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले हम चित्र को बनाते हैं, उस चित्र से आप पद को आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, हमने एक आधार ले लिया पहले, क्योंकि प्रकाश कहीं से भी आएगा तो आधार से टकराएगा। यह आधार हो गया जिससे प्रकाश किरण आकर के टकराएगा। अब प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो प्रकाश जहां से निकलता है उस निकलने के जगह जहां से वह निकलता है हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह आप पढ़ चुके हैं। तो हमने एक स्रोत ले लिया, हमने एक स्रोत ले लिया, यह प्रकाश किरण स्रोत हो गया। यहां से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश किरण स्रोत, प्रकाश स्रोत जो है वहां से तो प्रकाश किरण का समूह निकलता है। लेकिन अगर हमको काम करना है तो सारे प्रकाश किरण को नहीं लेंगे, उसमें से उसका एक छोटा अवयवी पार्ट लेंगे। यह हो गया प्रकाश किरण, हमने ले लिया, यह निकला और आकर के वह आधार से टकराएगा, टकराया। ध्यान दें, अब प्रत्येक एक का नाम देते चलिए। नाम क्यों देते हैं आपको बताए हैं। नाम हम महज पहचान के लिए देते हैं कि जैसे अगर
5 व्यक्ति है, यह एक सामग्री है, यह एक सामग्री है, इसका और इसका हम नाम नहीं देंगे तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे। तो नाम पहचान के लिए दिया जाता है। तो प्रत्येक एक का जैसे जैसे हम काम करेंगे उसका नाम भी देते चलेंगे। जहां से प्रकाश निकलता है उसका नाम दे चुके, उसका नाम क्या होता है? प्रकाश स्रोत। या आप जानते हैं कि यह है आपका प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से प्रकाश निकला है, लेकिन हम यह किरण पुंज नहीं ले रहे हैं, उसका एक छोटा भाग ले रहे हैं। यानी कि यह क्या ले रहे हैं हम? प्रकाश किरण, एक इसका भाग ले रहे हैं जिसको हम किरण कहते हैं। तब इस किरण का नाम भी देंगे हम। तो इस किरण का हम नाम देते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम देते हैं आपतित किरण, जिसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसको 12th क्लास वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12th क्लास में भी ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स में पहला कुछ बेसिक जो भी है 10th क्लास का ही बेसिक पढ़ के आगे पढ़ना है। तो 12th क्लास वाले जो विद्यार्थी हैं वे भी इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर उसमें प्रकाश पढ़ेंगे तो हमको फिर से इस कंसेप्ट को बताना नहीं पड़ेगा। यह 10th क्लास का जो कंसेप्ट है, पहले हम 12 में इस कंसेप्ट को भी हम लोग देखते हैं, जानते हैं। यहां से निकलने वाला किरण जो हो गया, इसका नाम दे दिया आपतित किरण। अब यह एक आधार पर आकर के टकराया, जिस आधार से टकराया इसका भी एक नाम होगा। तो इस आधार का नाम देते हैं, इसको कहते हैं, क्योंकि इसी सतह से टकरा करके किरण लौटेगा, तो इसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी कि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे रिफ्लेक्टेड प्लेन लिख सकते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि वह सतह है जहां से यह रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यह आधार के किसी एक बिंदु से, अब प्रकाश किरण है तो किरण में तो जो निकल रहा है वो एक ही बिंदु से जाकर के स्पर्श करेगा। तो जिस बिंदु से टकराएगा उस बिंदु को कहते हैं, नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, हमने बताया कि प्रकाश किरण को दिखाना आवश्यक है, इधर से आ रहा है, इसलिए यहां पर हम इस तरफ का एरो का सिंबल लगा देते हैं, जिससे पता चले कि प्रकाश किरण यहां से निकल के इधर की ओर आ रहा है। इस बिंदु से टकराया, अब लौटेगा। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि जितना के एंगल पर आधार से यह टकराएगा, उतना ही का एंगल इधर आधार से बना करके यह वापस भी लौटेगा। उतना ही के एंगल को बना करके यह वापस भी लौटेगा। अब यह किरण लौट रहा है, तो लौटने वाले किरण का भी एक नाम देते हैं। इसका डायरेक्शन पहले बता देंगे, यह इधर की ओर जा रहा है, इसका नाम देते हैं। तो यहां पर लौट रहा है, लौटने क्रिया को परावर्तन कहते हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, यह हो गया। अब देखिए,
यह तो हमने जान लिया कि जितना यह इधर एंगल बनाएगा उतना ही एंगल इधर होगा, तो यह वापस लौटेगा, इसका नाम दे दिए। अब यह कितना के झुकाव पर झुका हुआ है, कैसे? तो इसके लिए हम इस बिंदु पर, जो हम जानते हैं पहले से कि अगर कोई भी कोण हमको निर्धारित करना है तब इसका सहारा हम नहीं लेंगे। हो सकता है कि यहां पर यह आधार इधर इतना ही हो, इतना नहीं हो, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर हम अविलंब का सहारा लेते हैं, यानी कि इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, जिसको नाम देते हैं अविलंब। अविलंब जिसको कहते हैं नॉर्मल। और अब यह जो अविलंब खींचे, यहां से अविलंब जो आपतित किरण के साथ एक एंगल बनाएगा और एक एंगल बनाएगा परावर्तित किरण के साथ। तो जो एंगल यहां बना, इसका नाम देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको डिनोट करते हैं आई से, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका नाम देते हैं आर। ठीक। अब यहां देखिए, इतना पद हो गया जो प्रकाश के परावर्तन में आएगा। प्रकाश का पूरा परावर्तन पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, सब कुछ इसमें जानेंगे। इसके अलावा कोई और टर्म नहीं आएगा, इतना टर्म आएगा। इसके बारे में समझ गए तो आप सारा काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर, फिर से हम इसको समझ लें कि कौन कौन से टर्म है। प्रकाश स्रोत, आपतित किरण, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण कैसे परिभाषित करेंगे, इसको थोड़ा देखें। जहां से प्रकाश किरण निकलता है वह प्रकाश स्रोत, जो प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकल रहा है उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण पूछा है कि आपतित किरण क्या होता है, तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाला किरण आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण जिस आधार से जाकर के टकराता है, जिस सतह से जाकर टकराता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाला जो किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अविलंब कहलाता है। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रकट करते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रकट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है। इन 8 पद को हमने अभी बोला परिभाषा। इसमें इस रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्ड तो है ही है, आप उसको प्लेबैक करके, आप रिप्ले करके उसको आप इसका सारा परिभाषा लिख लेंगे पॉइंट वाइज। जैसे पहला लिखेंगे, हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है, प्रकाश स्रोत। अब इसमें हम सिंबल भी दे रहे हैं, जैसे इसको डिनोट कर देते हैं एस से, इसको एम से, इसको एन से, यह एक्स हो गया, यह वाई हो गया, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसको नाम दीजिए ए। अब प्रकाश स्रोत है तो इसको एस से डिनोट किया है, तो यहां पर पोस्ट में एस लिख देंगे, डैश देकर के इसका परिभाषा लिखेंगे। फिर दूसरा हो गया, यहां पर लिखेंगे आपतित किरण। अब आपतित किरण कौन है, तो एस एन, तो यहां पर लिखेंगे एस एन और डैश देकर के इसका परिभाषा लिख देंगे। फिर आपका परावर्तक सतह कौन है, तो एक्स वाई, तो उसका परिभाषा लिख देंगे। इससे आप 8 पद का परिभाषा लिख सकते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से उसके परिवार के सदस्य हैं,
यह हमने जान लिया। अब इसके बाद यह प्रकाश के परावर्तन का काम देखेंगे, इनके परिवार के सदस्यों का काम देखेंगे, इनका कमाल देखेंगे, यह कैसे काम करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, यानी कि अब हम लोग को मिलने वाला है इसके बाद परावर्तन के बाद दर्पण, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, या परावर्तन की क्रिया कैसे आपको कौन कौन सी क्रिया आपको कराती है। तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।